गुड इवनिंग वंदना जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, विश यू ऑल हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आ जाइए लाइव। तो देखिए, चलिए चालू करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आरपीएससी 2025 असिस्टेंट एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर असिस्टेंट इंजीनियर। ओके, एग्रीकल्चर असिस्टेंट इंजीनियर, ये अपना पद का नाम है। कुल मिला के 281 पोस्ट इसमें आ रखे हैं। जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है ये होगी अगले साल 19/4 को। सिंगल पेपर एग्जामिनेशन है। ओके, मल्टीपल पेपर एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपका सिंगल पेपर एग्जामिनेशन है जो कि अगले साल होनी है। ओके, देखिए 281 पोस्ट है। लगभग 27 साल के बाद, मैं आप सभी को बता दूं, लगभग 27 साल के बाद आपका इतना बड़ा वैकेंसी यहां पर आ रखा है। ओके, देखिए, हाँ इससे पहले वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर इंजीनियर की, लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस है। यहां पे पैटर्न चेंज किया गया है। असिस्टेंट असिस्टेंट आरपीएससी एग्रीकल्चर 2025 मतलब इंजीनियर 281 पोस्ट आ चुकी है। चलिए, ये तो सब काम में है, काम का चीज नहीं है। सिलेबस में कुछ चेंजेस की गई है और एग्जामिनेशन पैटर्न में। सबसे पहले इस चीज को देखते हैं क्योंकि सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गिरीश सिहाग, गुड इवनिंग। सिलेबस देखना और सिलेबस को समझना सबसे जरूरी है क्योंकि जिस भी पोस्ट के लिए आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, जैसे हम लोग भी कोई एग्जामिनेशन देने जाते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो सबसे पहले उसका सिलेबस को पढ़ते हैं। सिलेबस में कितना पढ़ना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन अब ये जो है एकदम नया पैटर्न में है क्योंकि सिंगल डे एग्जामिनेशन होनी है, ओनली वन एग्जामिनेशन, तो पूरा न्यू पैटर्न है। 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन, इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये पूरा का पूरा न्यू पैटर्न है। तो न्यू पैटर्न जब भी होता है एग्जाम का, तो उस समय हमें सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करनी होती है, कवर करनी होती है। और देखिए, आपको प्रिपरेशन करना है तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन जर्नी ये चीज मालूम होना चाहिए कि हम कुछ बकवास चीजों को नहीं पढ़ लें। ओके, कहने का मतलब है जो अनवांटेड चीजें हैं, है ना, जो चीज नहीं चाहिए हमें, जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, फिर भी हम जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो हमको उन सब चीजों को अवॉइड करनी है। क्यों? टाइम इज ए कॉन्स्ट्रेंट, है ना, समय पर, समझ रहे कि नहीं, समय सीमित है आपके पास। ओके, अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है, तो टाइम बाउंडेशन है। इसलिए सिलेबस में जितने चीजें मेंशन की गई हैं, बस हमें उतने ही पॉइंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये बात सबसे जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको सिलेबस समझाता हूं। ओके, उसके बाद हम इरिगेशन के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। चलिए, पेपर्स के पैटर्न में कैसे बदलाव देखिए। इस बार जो एग्जाम होना है आपका, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा, मेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, ना तो इंटरव्यू है। समझ में आ रहा है? सिंगल डे एग्जामिनेशन है। मतलब पहले ये 3 चरणों में एग्जामिनेशन हो रहा था, अब सिंगल एग्जाम होगा। आप ये देख लीजिए वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, जनरल में कितना वैकेंसी है, एससी में कितना वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, अपना ओबीसी के लिए कितना वैकेंसी है, एमबीसी ईडब्ल्यूएस कितना वैकेंसी है, वैकेंसी डिवीजन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये सारा पीडीएफ आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, ये लेवल 14 की रिक्रूटमेंट है। एलिजिबिलिटी, डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे कोई अदर ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। प्लस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये भी इसमें निहित है, मतलब ये भी आना चाहिए आपको। ठीक है, अरे ऑब्वियस सी बात है, आप राजस्थान से हैं तो हिंदी आना लाजमी है ना, मतलब हिंदी तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो नया पैटर्न है, देखिए जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस आपको दिया गया है, उन सिलेबस से टोटल कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 1 नंबर और 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होना है। बस ये चेंजेस किया गया है, दिस इज द चेंज, है ना, ये चेंजेस किया गया है। देयर शैल बी वन पेपर ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 hours and 30 minutes। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड, मतलब 1/3 नंबर आपका घट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है वहां एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्यूरेसी मतलब आपको बहुत एक्यूरेटली चीजों को आंसर करनी है। क्यों? आप गलत तो आंसर नहीं कर सकते, अगर गलत करोगे तो आपका अगर सिलेक्शन हो भी रहा होगा लेकिन पॉइंट एक क्वेश्चन गलत हो जाने के कारण एक तो उसका नंबर नहीं मिलेगा और उसका खामियाजा उल्टा आपको भुगतना होगा एज ए नेगेटिव मार्किंग। तो हम कोशिश इतना करेंगे कि हमको हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। एकदम बेसिक सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग एंटायर प्रिपरेशन जर्नी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ऑनलाइन नहीं, OMR मोड में होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शन मार्क्ड एज 1 2 3 4 5। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल, मतलब एक ही बबल करना है, मतलब ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होना है, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन नहीं होगा इस नोटिफिकेशन के आधार पर। आगे चलते हैं, देखिए चलिए, अब ये तो जो एग्जामिनेशन है कि ये एग्जामिनेशन कब होगा, 19/4/2026 को होगा। मेन जो चीज है उस पर आते हैं अपने काम का चीज, सिलेबस। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो सिलेबस है आपका, इस चीज को समझते हैं। देखिए लाइक जुड़िएगा भाइयों बहनों, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। सिलेबस देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूं, अब आराम से पढ़िए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट को पढ़िए। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग, लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट। सर्वेइंग, लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट, अब क्या मतलब है, इसमें पॉइंट्स पढ़ना चालू करिए। लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा में जो हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब टेप वगैरह को यूज करके, चेन वगैरह को यूज करके जो नापा जोखी करते हैं, है ना, लीनियर मेजरमेंट, जो अमीन वगैरह करते हैं खेतों में, वही काम है ना। तो उसी से रिलेटेड चीजों को पढ़नी है, लीनियर मेजरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। डिफरेंट सर्वेइंग डिवाइसेस, सर्वे करने के लिए कितने अलग अलग उपकरण हैं, जैसे टोटल स्टेशन हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ऑटो लेवल हो गया, डंपी लेवल हो गया, इनके बारे में हमें पढ़नी है। एंड मेथड्स, अलग अलग तरीके। लैंड ग्रेडिंग, ग्रेड मतलब समझ रहे हैं, ग्रेडिंग मतलब समझ रहे हैं, ग्रेड मतलब जैसे हम रोड पे चलते हैं, ठीक है, समझिए बात को, तो कभी चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, कभी नीचे उतर रहे होते हैं, तो इसी चीज को बोलते हैं ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब कि चढ़ाई या फिर जो आप उतर रहे हो, मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो ये है ग्रेड, लैंड का ग्रेड। एंड लेवलिंग, लेवलिंग मतलब लेवल निकालना। अब ये क्या है, कैसे है, जब पढ़ेंगे चीजों को, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। काउंटरिंग है ना, काउंटूर मैप्स बनाना, काउंटर के बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। टेरेसिंग, काउंटरिंग एंड टेरेसिंग एक ही चीज में आ जाती है। अर्थवर्क एस्टिमेशन, अर्थवर्क, मान लो कहीं मिट्टी काट रहे हो, कहीं मिट्टी काट रहे हो या कहीं मिट्टी भर रहे हो, तो कितना मिट्टी काट रहे हो, कितना मिट्टी भर रहे हो, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? अपने मन से कैलकुलेट कर लेंगे क्या? नहीं, इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। वी हैव सम स्टैंडर्ड मेथड्स। उन मेथड्स को अप्लाई करके, उन फॉर्मूलास को अप्लाई करके, जो भी प्रश्न में दिया गया होगा उन तरीकों को अप्लाई करके हमें अर्थवर्क को एस्टिमेट करना है। तो ये आपका सिलेबस का पार्ट है। लैंड डेवलपमेंट बजटिंग, कि जब हम लैंड को डेवलप कर रहे हैं, अब यहाँ पे किस संदर्भ में चीजें पूछेंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर के संदर्भ, है ना, रिलेटेड इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए जब हम लोग लैंड डेवलप करेंगे तो उसमें कितना कॉस्टिंग आने वाला है, क्या आने वाला है, तो वही है लैंड डेवलपमेंट बजटिंग। तो ये आपका सिलेबस है पहला चैप्टर का, मतलब टॉपिक 1। इसके बाद देखिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, बहुत खतरनाक सिलेबस है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है ना, वेरी लेंथी सिलेबस, बहुत लेंथी है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन में भी काफी अच्छा खासा समय अभी से अवेलेबल कराई गई है।
ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन मतलब नोटिफिकेशन निकाला है तुरंत आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। एग्जामिनेशन में भी इसलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल कराई गई है। सिलेबस देखिए, एक तो आप इस चीज को देखिए, ठीक है। दूसरा सिलेबस देखिए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये आप ही का सब्जेक्ट है। प्रेसिपिटेशन एक चैप्टर हो गया, मतलब इसमें जितने जितने वर्ड है, जैसे प्रेसिपिटेशन मतलब बरसात, उसके बारे में पढ़ना है, कितने तरह के होते हैं, क्यों होते हैं, सब कुछ पढ़ना होगा। हाइड्रोलॉजिक साइकिल है ना, वही वाटर साइकिल मतलब किस तरीके से बरसात हो रही, इसके बारे में। पॉइंट रेनफॉल एनालिसिस, पॉइंट रेनफॉल एनालिसिस कहने का मतलब है, मान लीजिए जैसे कि एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा एरिया है, समझिए चीजों को क्या पूछा है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, उनको तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब पढ़ रहे होंगे। सिलेबस को कॉन्टेक्स्ट समझिए। एक बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा एरिया है, तो हमारे पास उपकरण कैसे होते हैं, रेन गेज, रेन गेज हम यूज करते हैं टू मेजर द रेनफॉल। तो उस बहुत बड़े एरिया में कितना बरसात हो रहा है, कितना सेंटीमीटर बरसात हो रहा है, इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस बहुत बड़े एरिया में ना मल्टीपल लोकेशंस पे रेन गेज जो एक डिवाइस है उसको हम इंस्टॉल करके रखते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे एक रेन गॉज मैंने लगा के रखा है, अब बरसात हुई, इस रेन गॉज में कुछ ना कुछ बरसात कलेक्शन हुआ, अब मैं जाके मेजरमेंट ले लूंगा कि कितना डेप्थ का यहाँ पे कलेक्शन हुआ है। तो ये है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक एरिया पे ना पूरे एरिया का रेनफॉल नहीं देख के हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सबसे पहले हम क्या देख लिए, रेनफॉल, इसको बोल दिए पॉइंट रेनफॉल। अब इसी तरीके से पूरे एरिया में आपने मल्टीपल लोकेशंस पे रेन गेजेस लगा के रखे हैं, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर आपने रेनफॉल का डेटा को कलेक्ट किया इन ए पर्टिकुलर एरिया। समझ में आ रहा है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर आपने रेनफॉल का डेटा कलेक्ट किया, ओके, इन ए एरिया। अब ये जो पॉइंट रेनफॉल का डेटा है इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कहने का मतलब है अलग अलग चीजों, अलग अलग तरीके की जरूरतें हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई पूछ ले कि चलो भैया बताओ ये जो एरिया है यहाँ पे एवरेज रेनफॉल कैसे है, तो वो एवरेज रेनफॉल निकालने का अलग अलग मेथड है। फिर जैसे अरिथमेटिक मीन मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, आइसोहाइटल मेथड है। अभी इन सब चीजों को पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। समझ में आ रहा है, ओके। समझिए सिलेबस का डेप्थ को समझिए। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस सेम उसी तरीके का चीज है। वाटर सेड, अब देखिए अलग टॉपिक आ गया, वाटर सेड। वाटर सेड उसका डेफिनेशन क्या होता है, वाटर सेड मतलब कहने का मतलब कैचमेंट एरिया, एक कैचमेंट एरिया है ना, उसका डेफिनेशन हो गया, कंसेप्ट हो गया। एग्रीकल्चरल वाटर सेड, अब ये थोड़ा अलग है। प्रिडिक्शन ऑफ पीक रन ऑफ, पीक रन ऑफ, रन ऑफ प्रिडिक्शन, रन ऑफ मतलब क्या, देखो जैसे बरसात हो रही है, बरसात हुई आपकी, तो क्या होगा, सबसे पहले मान लो जमीन सूखा हुआ है, बरसात हुई, जमीन सूखा हुआ है, तो इनिशियली शुरुआती समय में कुछ पानी जो है ना वो जमीन के अंदर सीधा जमीन सोख लेगा उस पानी को। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन हो गई, तो इन्फिल्ट्रेशन कितना होना है उस पर एक पर्टिकुलर एरिया में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे किस तरीके का मिट्टी है, वहां पे किस तरीके का मिट्टी है, उसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितना है, ये सब टर्म है हमको पढ़ने। तो इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद मतलब जमीन को जितना पानी सोखना था वो सोख लिया। सोखने के बाद क्या, अब जो बरसात होगी वो कहा, जमीन के अंदर तो नहीं जाएगी, वो क्या होगी, जमीन के ऊपर से फ्लो करते हुए निकलेगी। अब वो बहेगी, फ्लो करेगी, तो फ्लो करके कहां जाएगी, कोई सबसे लोअर पॉइंट पे जाएगी, जैसे रिवर हो गया, ड्रेन्स हो गए, उसमें जाएंगे, तो उसमें जाएंगे, वहां से फिर मेन रिवर्स में जाएंगे। तो यही जो चीज है ना, बरसात होने के बाद जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है फ्रॉम ए पर्टिकुलर लैंड, तो वो रन ऑफ कितना जनरेट हो रहा है, तो उसका पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना जनरेट हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोग्राफ वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। और रन ऑफ एस्टिमेट का और भी रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड है ना, स्टैटिस्टिकल मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स को पढ़ने होंगे। देखिए हाइड्रोग्राफ जस्ट बोल ही रहा था, नाम आ गया, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ या हाइड्रोग्राफ्स, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ। अपने आप में मजेदार टॉपिक्स है ये सब, इंटरेस्टिंग है, कंप्लीटली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इरोजन, ठीक है, अब इरोजन के बारे में पढ़ना है, इरोजन के डिफरेंट टाइप्स एंड फैक्टर एसोसिएटेड विद इरोजन। सिलेबस को समझिए, सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। असेसमेंट ऑफ एक्चुअल एनुअल सॉइल लॉस बाय इरोजन एंड इट इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अपने आप में एक पूरा कहानी है,
समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट अपने आप में पूरा कहानी है, इसलिए पूरा अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ी। इरोजन कंट्रोल, अब कंट्रोल कैसे करें इरोजन को, मतलब इरोजन मतलब मिट्टी का कट जाना। अब क्यों क्यों मिट्टी कट जाता है, नदियों के कारण मिट्टी कट जाती है, तेज हवाओं के कारण कट जाती है ना, तो ऐसे डिफरेंट रीजंस है। सॉरी। अब देखिए मेजर्स ऑन वेरियस क्लासेस ऑफ लैंड, जैसे कि कॉन्टूर कल्टीवेशन। अब ये कॉन्टूर कल्टीवेशन क्या है, पहाड़ों में देखे हो, पहाड़ी इलाके में जब खेती किया जाता है तो वहां पे देखें एक लेवल पे पहले किसान ने खेती किया होगा, फिर कुछ लेवल नीचे, है ना, फिर खेती किए गए, फिर कुछ लेवल नीचे खेती किए गए, इसको बोला जाता है काउंटूर कल्टीवेशन। तो उसके बारे में पढ़ना है, वो कैसे इरोजन कंट्रोल करता है, उस पर स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, टेरेसिंग हो गया, है ना। टेरेसिंग मतलब मान लीजिए कहीं खुला मिट्टी है ना, अब हमको डर है कि भाई इस जमीन के ऊपर से तेज हवाएं अगर गुजरेंगे तो क्या होंगे, मिट्टी को अपने साथ, मतलब धीरे धीरे परत, लेयर बाय लेयर मिट्टी कम होते चलेगा ना, हवा के साथ बहते हुए चलेगी, लेयर बाय लेयर मिट्टी कम होते चलेगी। तो हम क्या, चलो घास लगा देते हैं, घास लगा दी। अब घास लगा दिए तो ये क्या करेगा, इरोजन को कंट्रोल कर सकता, वही चीज है टेरेसिंग। ठीक है, टेरेसिंग हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया, पास्चर्स ईटीसी। रोल ऑफ वेजिटेशन इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, रोल ऑफ वेजिटेशन इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ग्रास्ड वाटरवे एंड डिजाइन, डिजाइन ऑफ गली कंट्रोल मेजर्स इंक्लूडिंग परमानेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि डिजाइन पूछ रहा है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया खत्म, डिजाइन, स्पिलवे, समझिए, गली कंट्रोल मेजर, स्पिलवे, च्यूथ स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, रिटार्ड्स एंड स्ट्रीम बैंक इरोजन, रिटार्ड रिवर ट्रेनिंग वर्क। अब ये क्या आ गया, रिवर ट्रेनिंग वर्क, रिटार्ड एंड स्ट्रीम बैंक इरोजन, मैकेनिक्स ऑफ विंड एंड वाटर इरोजन, इसके मैकेनिक्स को पढ़ना है। ये नहीं कि विंड के कारण इरोजन होता है, मिट्टी लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना, मैकेनिक्स ऑफ इट, गेटिंग द पॉइंट, मैकेनिज्म, पूरा का पूरा कहानी, मैकेनिक्स ऑफ विंड एंड वाटर इरोजन, विंड इरोजन कंट्रोल, विंड के कारण अगर इरोजन हो रही है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि खादीन, टंका, नदी एंड एनीकट। तो ये तो हो गया भैया आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ऐसा नहीं है कुछ ऊपर ऊपर पड़ा, काम खत्म कर दिया, गेम ओवर, नो, इन डेप्थ एसोसिएटेड है आपके, आप तो पढ़ते ही हो। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, इरिगेशन, जो कि मैं आज आपका चालू करने वाला हूं, है ना, आज मैं आपका चालू करने वाला हूं इरिगेशन। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप। भाई जो क्रॉप है, जो फसलें हैं, हम जमीन के ऊपर तो उपजाते हैं, है ना, जमीन के ऊपर ही तो फसल है अपना, ना और कहीं है, जमीन के ऊपर ही है। तो जमीन के ऊपर अगर फसल है तो उसको पानी चाहिए कि नहीं, फसल को पानी चाहिए, तो वो पानी कितना चाहिए, तो आपको मालूम, हमको प्यास लगता है, हम पानी पीते कि नहीं, वैसे ही तो सॉइल, वाटर और प्लांट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब वाटर कंजम्पशन उसका कैसे है ना, बस बेसिकली हमको वो डिफाइन करनी है। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कितने कितने हैं, जैसे कंजम्पटिव यूज बोल के एक टर्म आता है, तो व्हाट इज कंजम्पटिव यूज, उसको पढ़ना है ना। जस्ट मिनट, या संदीप, मैं थोड़ा क्लास में हूं। ओके ओके ओके, सॉरी। अब देखिए क्या पूछ लिया भैया, कंजम्पटिव यूज वगैरह, है ना, ये सब। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ड्यूटी डेल्टा हो गया, ड्यूटी डेल्टा हो गया, उसके बारे में पढ़ना है। ड्यूटी डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ड्यूटी के बारे में पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेल्टा के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे सर खाली थ्योरी आएगा ना, न्यूमेरिकल भी आएगा। न्यूमेरिकल मतलब कैसे, फॉर्मूला बेस्ड,
फॉर्मूला बेस्ड, या फिर छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड आपको डेटा दे दिया है ना, अब पूछ रहा है भैया निकाल के बताइए, आपको डेटा आपको दे दिया गया, या फिर छोटे छोटे फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है कि इनमें से इस चीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला सही है, इस तरीके के सवाल। क्लियर? ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लंबा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आ रहा है, नो, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन थ्योरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो एक टाइम पे आसान भी होता है भैया, है ना, आप देखो बहुत इजी हो जाती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्यों? सीधा आपको फॉर्मूला अगर मालूम है, डेटा पुट करोगे, आंसर निकाल दोगे। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं वो लॉजिक बेस्ड होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मेरे सुझाव से आपको अच्छे तरीके से सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, और अच्छे तरीके से आपने टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं, समझ में है सब चीज, तब जाके आप उन लॉजिकल क्वेश्चन को प्रॉपर वे में आंसर कर पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड इरिगेशन शेड्यूलिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट। अब यहीं पर देखिए 12-15 मेथड है। ओके, आप तो सुने होंगे, जैसे क्या हम फील्ड प्लॉट मेथड यूज करते हैं, हरगेवी स्पैन इवेपोरेशन मेथड यूज करते हैं, लीने कार्डिनल मेथड है हमारे पास, ऐसे बहुत सारे मेथड है ना, तो उन सभी मेथड्स को पढ़ने हैं। अब मेथड्स को पढ़ने हैं तो वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, वहां पे बहुत सारे टर्म्स वगैरह आएंगे, है ना, तो इन सब चीजों के बारे में पर कुछ भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग दे कैन आस्क। तो मेथड है तो मेथड को अच्छे से पढ़ना है भैया। कितने मेथड है, सबसे पहले उनका नाम होना चाहिए, फिर कौन सा मेथड के अंदर क्या क्या स्टोरी है, किस तरीके से मेजरमेंट होता है, उसको पढ़ना है। लेसीमीटर मेथड है, लेसीमीटर, अब लेसीमीटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, पूरा उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अंदर से पूछ लिया, हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू मेजर व्हाट, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। हाँ ठीक है, ऑप्शन में लेसीमीटर आप मार दिए, लेसीमीटर एक ये सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। अगर मान लीजिए लेसीमीटर के ऊपर और कोई दूसरा तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो अभी इसके लिए पूरा पूरा टॉपिक पढ़ना जरूरी है कि नहीं, आवश्यक है ना। मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, वाटर कन्वेयंस एंड कंट्रोल हो गया। डिजाइन ऑफ फील्ड चैनल, अब यहाँ पे लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, ये सब मेथड्स आ जाएंगे जिनको यूज करके हम कैनाल को डिजाइन करेंगे। मतलब वो कैनाल मतलब नहर जो आपके खेतों तक पानी को लेके जाएगा, तो वो उन सब चीजों को पढ़नी है। कैनाल की डिजाइन पैरामीटर पढ़नी है ना। अब जो कैनाल है, अब यहाँ पे देखिए फील्ड चैनल्स, मतलब वो छोटे छोटे चैनल्स हैं, लेकिन फिर भी उसको डिजाइन तो करना है। डिजाइन ऑफ इरिगेशन मेथड, डिजाइन ऑफ इरिगेशन मेथड्स, इरिगेशन मेथड्स, ठीक है, वो कौन कौन से मेथड है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एक तो वो, प्लस जिन मेथड्स में कोई डिजाइन पैरामीटर है। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है, बॉर्डर इरिगेशन मेथड है ना, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रिप इरिगेशन मेथड पढ़ लिया, जिसको हम ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज को पढ़ लिया आपने, नो, उसको डिजाइन करना है, मतलब उसके डिजाइन पैरामीटर से चीजें रिलेटेड है ना। तो वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि ट्रिकल अगर बूंद बूंद से पानी गिरेगा तो कितना गिरेगा, जो ओपनिंग का साइज रखूंगा वो कितना रखूंगा, जो पाइप से उसके स्पेसिंग जो है वो कितना रहना चाहिए, इस तरीके के पैरामीटर्स, इन सब चीजों को आपको पढ़नी होगी। समझ में आ रहा है? लिखा है ना सिंपल, डिजाइन ऑफ इरिगेशन मेथड्स, इरिगेशन एफिशिएंसी हो गया। ड्रेनेज, अब ड्रेनेज के बारे में देखिए, बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड, मतलब पानी कैसे निकालेंगे। डिजाइन एंड लेआउट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज का डिजाइन एंड लेआउट। तो अब इस तरीके के जो चीजें हैं, तो आप डिजाइन जब करोगे तो स्टार्टिंग से डिजाइन करना चालू करोगे, तो वहां पे बहुत सारे पैरामीटर आएंगे, ठीक है। तो डिजाइन, एक बार डिजाइन कंप्लीट हुई कि कितना डिस्चार्ज जाना है, कितना ये डिस्चार्ज कलेक्ट कर रहा है, इन सब चीजों को हम लोगों ने निकाला। इसके बाद उसका लेआउट को भी बताना है कि क्या स्पेसिंग होना चाहिए, है ना, क्या लेंथ में पाइप होना चाहिए, ठीक है, ओपनिंग क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को भी बताना है अपने को। तो डिजाइन एंड लेआउट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेन्स, डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ ड्रेन्स, देखिए मैं क्या बोलूंगा, लिखा हुआ है डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ ड्रेन्स एंड ड्रेनेज आउटलेट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रेन्स एंड ड्रेनेज वेल्स, इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे इनके बारे में। उसके बाद आ जाइए पंप, पंपिंग सिस्टम। अब ये पूरा मशीनरी वाली बात है यार, ये पूरा मशीन है,
सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब उसका क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पंप का, ठीक है। सिलेक्शन, किस पंप को हम सिलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे, सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन, कॉमा वर्किंग प्रिंसिपल एंड मेंटेनेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, चापाकल, बोरिंग, है ना, हैंडल मारते हैं, ठीक है, पानी निकलता है अंदर से, हैंडल मारते पानी निकलता है। तो देखो हम हैंडल मार रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और कितना डेप्थ से वो पानी उठा रहा है। तो हेड बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पानी निकलता है, एक बार हैंडल मार रहे हो पानी निकलता है थोड़ा सा, तो हाई हेड लो डिस्चार्ज। समझ में आ रहा है। तो ये आपका, तो किस तरीके से क्या वर्किंग मैकेनिज्म है उसका, कंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है, चापाकल के बारे में, पंप के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। ये तो रेसिप्रोकेटिंग हो गया। उसके बाद देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब आप समझ रहे हो ना, आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, आप खेतों में जाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए, कोई ग्रामीण बोल दिया आपको कि भैया बोरिंग इंस्टॉल कर दीजिए, मान लीजिए उतना पैसा नहीं है, कम से कम आप हैंड पंप तो डालोगे उसके खेत में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, इसलिए आपको इंस्टॉलेशन भी मालूम होना चाहिए कि हम डालेंगे कैसे, उसका प्रक्रिया क्या है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्या डायमीटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उन सब चीजों को पढ़ना है। ओके, इसके बाद देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप आप घर में यूज करते हो, है ना, सबमर्सिबल पंप। मतलब हम लोग जो घर में अपना बोरिंग लगा के रखते हैं, वहां पे देखिए सबमर्सिबल पंप, जहाँ पे मतलब ऐसे इलाके जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, जो जहां पर हर घर में बोरिंग होता है, तो जो बोरिंग होता है ना नीचे अंदर सबमर्सिबल पंप लगा दिया जाता है। तो उस सबमर्सिबल पंप के बारे में भी पढ़ना है। प्रोपेलर, जेट एंड एयरलिफ्ट पंप, देखिए, है ना, तो पंप एंड टरबाइन पूरा का पूरा यहां पे दिया गया, पूरा पूरा इसको पी जाना है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चीज है इस टॉपिक के अंदर। कंप्लीट विजुअलाइजेशन की बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, ये जो टॉपिक है पंप टरबाइन वगैरह का, इसमें अगर जब तक हम विजुअलाइज नहीं करेंगे ना मशीन को अंदर दिमाग में, आपको कोई अगर पिक्चर बना के वैसा समझा नहीं दे, तब तक चीजें याद ही नहीं हो पाती, है ना। तो वो चीज हम यहाँ पे आपको करके देंगे। ओके, पंप एंड टरबाइन में मेरा यही काम ही है, मैं यही पढ़ाता ही हूं। आगे देखते हैं, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये एक टॉपिक आ गया इसमें। इसमें क्या है, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, कैनाल इरिगेशन, कमांड एरिया क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट, जैसे वाटर रिसोर्सेस, है ना, वाटर मतलब वाटर रिसोर्सेस जो है इसके अंदर जो हमको पढ़ना है, फ्रेश वाटर कितना है भैया, नदियों में अपना टोटल कितना पानी है, लेक्स वगैरह में टोटल कितना पानी है, ग्राउंड वाटर का क्या पोटेंशियल है। ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक्वीफर पढ़ रहे हैं, है ना, तो एक्वीफर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर अलग अलग तरीके के एक्वीफर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सब भी है आएगा, सिलेबस में है। कमांड एरिया डेवलपमेंट, ऑन फॉर्म डेवलपमेंट वर्क्स, एक्वीफर पैरामीटर्स, देख लो मैं बोल रहा था आपसे, है ना, है आएगा। एक्वीफर पैरामीटर्स, हाइड्रोलिक्स ऑफ वेल हाइड्रोलिक्स, थीम्स थ्योरी, डिप्यूट थ्योरी, ड्रा डाउन कर्व, डिस्चार्ज निकाल रहे, इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज, उसके फॉर्मूलेस फॉर डिफरेंट कंडीशंस, स्फेरिकल फ्लो, सब कुछ पढ़ना है। ओके, हाइड्रोलिक्स ऑफ वेल, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो आ गया। वेल लॉग, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, कंस्ट्रक्शन भी डाल दिए हैं, तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स डाल दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, पैरामीटर से पूछेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, है ना, जैसे वहां से डिस्चार्ज कितना निकलता है ओपन वेल वगैरह से, ठीक है, कितना साइज का बनाना चाहिए, डायमीटर क्या होना चाहिए, इस तरह स्पेसिंग क्या होना चाहिए, ये इन सब चीजों के ऊपर सवाल पूछेंगे। वेल डेवलपमेंट, वेल को कैसे डेवलप करें। वेल डेवलपमेंट मतलब सुनिए बच्चे लाइव जुड़े, लाइक कर दीजिएगा भाइयों बहनों अगर क्लास आपको पसंद आ रही है। ए वंदना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए मलिक, ऑल द बेस्ट यार, गुड लक, बहुत अच्छे। सर सिविल वाले फॉर्म भर सकते हैं? नो, सिविल नहीं है, एग्रीकल्चर इंजीनियर का डिग्री होना चाहिए। ओके, नो सिविल नहीं। ओके, सिविल कोई अदर ब्रांच का है ही नहीं इसमें, ओनली फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियर। ओके,
जनरल में 71 सीट है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट प्लस राजस्थान जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट दोनों के लिए सीट है ना? हाँ बिल्कुल, जनरल कैटेगरी में लेवल 14 का है, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो आप जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन के बेनिफिट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी स्टेट में ऐसा रूल नहीं होता, रिजर्वेशन का बेनिफिट स्टेट के बच्चों को ही मिलता है। समझ में आ रहा है? जनरल कैटेगरी में हाँ, ऑल ओवर इंडिया लेवल 14 जॉब एलिजिबल। ओके, थैंक यू डियर ऑल ऑफ यू। तो देखिए वेल डेवलपमेंट, अब वेल डेवलपमेंट मतलब क्या, कोई बता पाएगा? कोई बताओ, वेल डेवलपमेंट मतलब किसके बारे में पढ़ना है? बेसिकली पढ़ना क्या वेल डेवलपमेंट? एनीवन? तो सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। ओके, मैं अब बोलोगे सर ये तो हम भी पढ़ लेंगे खुद से, ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक ये चीज है कि आपको डेप्थ का अंदाजा होगा कि हमको करना क्या है। ओके, वेल डेवलपमेंट ये देखिए, ये सब एग्रीकल्चर, हाँ सिविल रिलेटेड, इसलिए तो हम लोग हैं। ओके, इसलिए तो हम लोग हैं यहाँ पर, अभी आपको दिख रहा है, क्योंकि अब मशीन हो गया, ये यही सब चीज हम लोग करते हैं, यही सब पढ़ाते हैं, है ना, इसलिए हम लोग हैं। नहीं अभी ये बस ये 3 सिलेबस, ये जो 2-3 टॉपिक है, ये सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी कॉमन है, लेकिन आगे अगर देखें, देखिए अब देखिए, अब पूरा का पूरा चेंज हो गया, इससे आगे पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए फार्म पावर एंड मशीनरी हो गया, देखिए फार्म पावर एंड मशीनरी ये पूरा चेंज हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन, इंजन टर्मिनोलॉजी, ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल इंजन कंपोनेंट्स। अब ये एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ा कौन पाएगा? जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड है, दे कैन टीच दिस एंटायर टॉपिक, है ना, और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिग्री लिए हुए हैं वो पढ़ा पाएंगे इन सब चीजों को। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम एंड गवर्निंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर। अब देखिए ट्रैक्टर, अब ये कौन पढ़ा पाएगा? जो फार्म में एक्सपर्ट है, फार्म एंड एग्री इंडस्ट्री में, अब वही पढ़ा पाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर, क्लच हो गया, उसके ब्रेक हो गया, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रैक्शन थ्योरी हो गया, मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्टर, चेसिस हो गया, चेसिस के बारे में पढ़ना। देखिए टायर्स एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर हो गया। तो ऐसे नहीं कोई भी आके ऐसे आपको पढ़ा दे, जो इंडस्ट्री में है, जुड़ा हुआ है, दे कैन एक्सप्लेन यू वेरी वेल। फार्म मशीनरी, जैसे ट्रिलेज क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रिलेज इक्विपमेंट, प्लॉगिंग मेथड्स, सोइंग एंड प्लांटिंग इक्विपमेंट्स एंड देयर कैलिब्रेशन हो गया, उसका कैलिब्रेशन करना है। इंटरकल्चर ऑपरेशन एंड वीडर्स, सिलेक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ स्प्रेयर्स एंड डस्टर्स, प्रिंसिपल सिलेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीनरी, थ्रेसर्स, थ्रेसर ना बोलते हैं, थ्रेसर, उसके बारे में पढ़ना है। कोर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ ड्राफ्ट एंड फील्ड कैपेसिटी, फील्ड एफिशिएंसी, कॉस्ट एनालिसिस ऑफ फार्म पावर एंड इक्विपमेंट एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये हो गए। फिर एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग हो गया। देखिए कोर एग्रीकल्चर है ना, कोर एग्रीकल्चर। अब जो जो टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग डील कर सकते हैं, आप सभी को बता दो भाइयों बहनों, आई एम बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे सर्वे, अब मैं खुद वर्किंग, ओके, अब मतलब छोड़िए उन सब चीजों के बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो वहां पे मैं मतलब दिन भर में आप इमेजिन करो कि मैं कम से कम 150-200 लेवल लेता हूं, तो इसका आइडिया तो मेरे को है क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो जो जैसे सर्वे एंड लेवलिंग हो गया, वो सिविल वाले जो सर लोग हैं वो पढ़ा पाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ अभी फार्म इक्विपमेंट्स के बारे में देखिए, वो मैकेनिकल वाले सर भी आपको जो कुछ है, अब सब कुछ तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जो कुछ पोर्शन है वो आपको पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे जो यहाँ पे टीम रहेगी, हम हर कोर फील्ड से एक सर लोग को हायर करेंगे, मैडम लोग को हायर करेंगे, वो आके आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू द एंटायर सिलेबस, ओके। बिट बाय बिट चीजें कवर की जाएंगी। और बात रहा हमारा, मैं जो टॉपिक आपको लूंगा उसमें से एक नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना है, लेकिन हाँ 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ रहे हैं तो 80 to 90, 80 भी नहीं, चलो यार 90% मान के चलो, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे रियल टाइम में। जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूं, अगर उनमें से क्वेश्चन आ गया,
एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, वेरियस साइज रिडक्शन मशीनरी एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, सेपरेशन इक्विपमेंट। अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा यूपी में एक एग्जाम होती है असिस्टेंट इंजीनियर की, तो उस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस पूरा चेंज कर दिया गया था प्रीलिम्स का, है ना। तो वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी चीजें दी गई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़वाया था। हमारे अदर चैनल्स पे आप देखोगे तो वहां पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर के भी क्लासेस लेके रखे, नहीं अलग सर पढ़ाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वी आर न्यू इनटू इट, बैच रन कर चुके हैं। Separation equipment based on size, shape and surface characteristics, heating and cooling of food products, mode of heat transfer and types of heat exchangers, psychometric chart and its application in drying, EMC and its determination। देखिए अब ये तो कोर एग्रीकल्चर वाला ही आपको कोई एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स, वाटर एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर्स, स्टीम इकोनॉमी, रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग, load calculation, various size reduction theories and milling process for rice, maize, etc, wheat and pulses, boiling of wheat and paddy, वो क्या होता है देखिए, grains storage structure, theory and the design requirement, principle of food preservation and thermal processing। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है, एवरीथिंग। बोलिए भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल। ओनली एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर इंजीनियर्स आर एलिजिबल, है ना। ओके हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, आपके पास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके इतना प्रावधान है, लेकिन आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए भाइयों बहनों। अब इसके बाद देखिए फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग, फिर देखिए रेन्यूएबल एनर्जी। अब चलिए ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, ओके, लेकिन वो फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग, इसके बारे में पूरा पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड जनरल केयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑन फार्म्स, सिलेक्शन ऑफ वायर, ठीक है, वायर साइज बेस्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड, टाइप्स ऑफ वायरिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, रूरल हाउसिंग, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेरा काम आ जाता है आपको, है ना, आपको समझाना बिल्डिंग मटेरियल्स क्या क्या है, कौन कौन से मटेरियल को यूज करके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाउसिंग वगैरह बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, डिजाइन क्या, बीम क्या, उसका कैसे डिजाइन करेंगे, एक बेसिक आइडिया तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। स्लैब क्या है, छत जो डालते हैं, है ना, उसके, है ना, ठीक है, कॉलम्स एंड फाउंडेशंस, इनका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखूंगा पढ़ाते हुए, क्योंकि ये मेरा कोर का है, तो ये ऐसे, ओके। प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ रूरल हाउस, विलेज रोड एंड ड्रेनेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल एंड सैनिटरी स्ट्रक्चर्स, मटेरियल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन इन कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों को पढ़ना आपको। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपका लास्ट टॉपिक है सिलेबस का। सोलर रेडिएशन, its measurement, solar thermal devices and gadgets, that is solar cooker, solar water heater, solar dryer, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, जो भी डिवाइसेस है। सोलर फोटोवोल्टिक डिवाइसेस, बायो एनर्जी प्रोडक्शन, कन्वर्सन एंड यूटिलाइजेशन, बायोगैस, टाइप्स एंड डिजाइन ऑफ बायोगैस प्लांट, बायोमास, गैसिफिकेशन एंड गैसिफायर्स, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी कन्वर्सेशन प्रोसेस, दैट इज विंड मिल्स फॉर वाटर पंपिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपको सिलेबस दे दिया गया है और उसको आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, आइए एग्जाम में बैठिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्लियरली डिफाइंड है सिलेबस। आप लोग दोबारा से इसको, जो भी अभ्यर्थी हैं जो प्रिपरेशन करेंगे, जो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप यही है सिलेबस को डाउनलोड करने का, और उसको प्रिंट कर लीजिए। आप लोग, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, है ना, और प्रिंट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? प्रिंट करके हमेशा अपने पास सिलेबस को रखिए, हार्ड कॉपी रखिए। सॉफ्ट कॉपी तो चलिए कभी ओपन किए, देखे नहीं देखे, प्रिंट करके हार्ड कॉपी रखिए, और जैसे जैसे सिलेबस खत्म होते चले, आप टॉपिक खत्म कर रहे हो, उसको अंडरलाइन करते चलिए। ये मेरा खत्म हुआ, ये मेरा खत्म हुआ, ये मेरा खत्म हो गया, ऐसे आप अंडरलाइन करते चलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपका एग्जाम का सिलेबस एग्जामिनेशन से कम 1.5 महीना पहले खत्म हो रहा हो, ताकि
क्योंकि देखिए अब इतना लंबा सिलेबस है, टाइम लगता है पढ़ाने में चीजों को। अब मान लीजिए हम लोग भी स्टार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा आपको कंप्लीट करने में। तो एग्जामिनेशन से 1.5 से 2 महीने पहले एक्सट्रीम आपके सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होते चलेंगे साथ ही साथ पैरेलली आपको रिवीजन करते हुए भी चलना है, ये भी बहुत जरूरी बात है ना। साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन का भी बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट में टाइम मिलेगा तो उस समय और प्रॉपर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हैं, तो ऐसे। ओके, तो ये था आपका सिलेबस। तो उम्मीद करता है आपको सिलेबस आपने देखा होगा। तो फॉर डेडिकेटेड प्रिपरेशन, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, इंजीनियरिंग हब एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इन दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी तरीके से बातचीत करना है, तो इन दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। किस तरीके से क्लास में ज्वाइन करेंगे, क्लास में आपको क्या क्या मिलेंगे। तो क्लास में आपको क्या मिलेंगे वो मैं ही आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला वाइड पूरा प्रॉपर वे में सिलेबस का कवरेज, क्लास के नोट्स, ये 2 आइटम हो गए, मतलब 2 चीजें हो गए। इसके बाद टेस्ट सीरीज है ना, एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज डेवलप करवा के दिया जाएगा। चौथा, इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट है ना, मेंटल सपोर्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, बहुत जरूरी है। कॉमा, डाउट सॉल्विंग। आप जब पढ़ रहे होंगे, बैच में होंगे, तो जो डिफरेंट फैकल्टीज डिफरेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी तक उपलब्ध होंगे। तो रेस्पेक्टिव सर लोगों से, मैडम लोगों से आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो ये बस इतना, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ओके, हाँ, जैसे लाइव क्लासेस होंगे, क्लास का जो मोड होगा वो लाइव होगा, जैसे अभी मैं लाइव हूं, इसी तरीके से लाइव क्लासरूम प्रोग्राम ही चलेंगे। जो भाई बहन लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे, आप सभी के लिए एक ऑप्शन और रहेगा। मान लीजिए कोई होता है ना, अपना पर्सनल टाइम में, प्राइवेट टाइम में देखना है, मतलब कोई सुटेबल कंफर्ट टाइम में देखना है, तो आपके लिए ये एक ऑप्शन रहेगा कि आप मतलब रिकॉर्डेड क्लास, जो लाइव क्लास मान लीजिए आज खत्म हो गई, इसी की रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, लेकिन उपलब्ध होने में मान लीजिए एक 8 से 10 घंटे की समय होती है। मान लीजिए 8-10 घंटे पहले लाइव हो गई, तो 8-10 घंटे बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध रहेगी। तो आपकी क्लासेस मिस नहीं होगी। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आप रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट अप टू डेट रह सकेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, फिर मान लीजिए कोई डाउट है, लाइव क्लास में आके आप डाउट पूछ सकते हो। ऐप के ऊपर ऐसा फैसिलिटी है जहां पर 1-to-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हो, अपने वीडियो को ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं। ऑडियो के साथ ऐप पे पढ़ाते वक्त ही, जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी, आपको डाउट पूछना है, यूट्यूब पे नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन ऐप के ऊपर वहां पे फंक्शंस है कि आप ऑडियो ऑन करोगे, आप वहां से बोलोगे, हम सुन रहे होंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे टेक्नोलॉजी आजकल आ चुके हैं। तो जो प्रिपरेशन जर्नी है आपका काफी स्मूथ वे में होने वाला है। ओके, वेरी स्मूथ। चलिए, इन दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। ओके, तो हलदर बैच है, बैच का नाम आप देख लीजिए एक बार, आरपीएससी 2025, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, 281 पोस्ट, कंप्लीट क्लास, डेडिकेटेड क्लासरूम प्रोग्राम। एग्जाम तक हम लोग आपके साथ रहेंगे, बस एग्जाम तक ही हम लोग साथ रहेंगे। हो सकता है आगे वैकेंसीज आए तो फिर साथ जुड़ जाएंगे। हलदर बैच है, बैच का नाम, इन दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं राजस्थान जीके नहीं आएंगे। ओके, नो, सिलेबस में आपको तो यही मेंशन है, सिलेबस में यही मेंशन है, तो टेक्निकल पेपर ही इसमें रहेगा। सिलेबस तो मेरे को तो यही दिया गया है। 150 नंबर का पेपर है भैया, 150 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग जो पढ़ेंगे, जो क्लास स्टार्ट करेंगे, वो कहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या कहां से आपका स्टार्ट करेंगे। चलिए,
लोड हो जाने दीजिए पीडीएफ को। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इरिगेशन से, ठीक है। इरिगेशन सर्वे तो चलिए वो तो अपना डोमेन का ही है, जब मन किया तब पढ़ा दिए, ठीक है। जो लेंथी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा। अब ये जो टॉपिक है जो इरिगेशन वाली है, अब यहाँ पे पंप है, टरबाइंस है, उनके कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा कुछ पढ़ना है, तो ये लेंथी है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, जो बड़ा है, बड़ा बड़ा टॉपिक उसको पहले कवर करना ज्यादा अच्छा है, ओके मेरे हिसाब से। तो मैं तो आपका इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ओके। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, इन्हीं सब टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब है ना छोटे मोटे चीज, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स, वो बाद में, वो सब वो क्या है, वो आप खुद एग्रीकल्चर इंजीनियर आपको मालूम ही होगा, है ना। तो जो मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट है हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो जैसे इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए, बेसिक टर्म्स, जैसे ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है, क्रॉप या फिर ग्रोथ पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है, पेलियो इरिगेशन क्या होता है, डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या है, ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्या है। इस तरीके के कुछ बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए, और सभी टर्म बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट, अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखते हैं ये सारे टर्म्स, ओके। तो चलिए एक दो टर्म को देख लेते हैं, फिर आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। कल से क्योंकि सिलेबस डिस्कशन कर लिए, बैच के बारे में आप सभी को बता दिए, ठीक है, बैच सिलेबस डिस्कशन हो गई, बैच के बारे में बता दिए। कल से हम लोग डेडिकेटेडली, है ना, पूरा धुआंधार तरीके से हलदर बैच के अंदर इनके बारे में पढ़ना चालू कर देंगे। पढ़िए पढ़िए, स्क्रीन के ऊपर आपके है, देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आप पढ़िए तो एक बार पढ़िए, देखिए कितना आसान, बहुत इजी वे में मैं चीजों को प्रेजेंट करके लाया हूं। हाँ, हम लोग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको कुछ यहाँ पे अगर कुछ बता रहा हूं और मान लीजिए एग्जाम में आ गया और मान लीजिए हमको चैलेंज करना पड़े क्वेश्चन को, और मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया, एग्जाम में कुछ और आंसर में दे रहा है, तो चैलेंज करना पड़े जब, तो मुझे मालूम हो कि कौन सा रेफरेंस बुक से हम मतलब कंटेंट निकाल के, डेटा निकाल के चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी बातें मैं लिखूंगा, हर एक स्टेटमेंट हम अपने रेफरेंस बुक से मिला सकते हैं, ओके। मैं किताब से बाहर आपको एक भी चीज, यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख के नहीं दूंगा। हाँ, जो समझाने का तरीका है वो अलग हो सकता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकती है, लेकिन जो ओवरऑल बेसिक कंटेंट है वो तो हम स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करते हुए चलेंगे, ओके। जैसे बिशी पुनमिया का हो गया, एसके गर्ग वगैरह का हो गए, जो स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं इरिगेशन से रिलेटेड, है ना, हम उन्हीं किताबों को फॉलो करते हुए, या फिर हाइड्रोलॉजी में भी उन्हीं किताबों को फॉलो करते हुए इन कंटेंट्स को बनाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस कमांड एरिया, जीसीए क्या है? द टोटल एरिया दैट कैन बी फिजिकली ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन इज कॉल्ड एज ग्रॉस कमांड एरिया। टोटल एरिया मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको आप फिजिकली, मान लो इसके अंदर शहर भी आ गया, मतलब शहर मतलब पूरा शहर मान लो कि अरे शहर में अभी रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, अब हो गया, इसलिए हम खेती नहीं कर सकते। लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप देखो, अगर इन सब चीजों को हटा दें तब तो कर सकते हैं ना, खेती कर सकते हैं। तो वही चीज है कि द टोटल एरिया दैट कैन बी फिजिकली ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन इज कॉल्ड एज ग्रॉस कमांड एरिया। समझ में आ रहा है? कल्चरेबल कमांड एरिया सीसीए, आफ्टर रिमूविंग द एरिया अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि रॉक्स हो गया, पहाड़ी इलाके, हिल्स हो गए, रिवर, लेक्स, रोड, रेलवे, ईटीसी, सीसीए इज ऑब्टेन्ड। सीसीए इक्वल टू ग्रॉस कमांड एरिया माइनस एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज द परसेंटेज ऑफ सीसीए, मतलब कल्चरेबल कमांड एरिया, the percentage of CCA under different crops is called as intensity of irrigation. Under different crops मतलब percentage of CCA under different crops, मतलब एक एरिया है CCA कल्चरल कमांड एरिया, तो इसके यहां पर कितने अलग, मतलब राइस भी लगाया, व्हीट भी लगाया,
अलग अलग लगाए हो तो कितना परसेंट में लगाए हो, कितना परसेंट एरिया में लगाए हो राइस, कितना परसेंट एरिया में लगाए वीट, कितना परसेंट एरिया में लगाए ज्वार, कितना परसेंट एरिया में लगाए हो मकई मेज, कितना परसेंट एरिया में लगाए शुगर केन। ये है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। नोट, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन ए पर्टिकुलर सीजन, सीजन मतलब अलग अलग तरीके के सीजन है, रबी सीजन, खरीफ सीजन, जायद सीजन, है ना। तो फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, किसी एक सीजन में अगर बात करें, मान लो खरीफ सीजन का बात करें तो खरीफ वाले फसल ही लगेंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर खरीफ सीजन में बात करें तो खरीफ वाले फसल ही लगेंगे। तो खरीफ वाले फसल तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लग सकते हैं। तो एरिया तो आपके पास उतना ही है ना भैया, कल्चरबल कमांड एरिया फिक्स है। तो एक सीजन में जो खरीफ वाले फसल है सिर्फ उतना ही लगाओगे। हो सकता है पूरे एरिया में नहीं लगा के आप 50% एरिया में लगाए हो तो 50% हो गया इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। लेकिन अगर दो अलग अलग सीजन को मिला दे, जैसे खरीफ को भी मिला दे, रबी को भी मिला दे, एरिया तो आपका उतना ही है, लेकिन खरीफ सीजन में मान लीजिए 70% एरिया पे आपने इरिगेशन मतलब खेती कर रखा था और रबी सीजन में 40% एरिया पे खेती कर रखा था, तो कुल मिलाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो गया, 70 + 40 110। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100% से अधिक हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कितने सीजन में, 2 सीजन में। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है ये 100% हो सकता है, 100 से अधिक भी हो सकता है। 100% तब 100% हो सकता है या उससे कम जब आप किसी सिंगल सीजन में देखोगे, या तो रबी या तो खरीफ या तो जायद, ऐसा। 100 से ज्यादा भी हो सकता है अगर आप किसी 2 सीजन को मिला दो। क्यों, अगर हम 2 सीजन को मिला दे रहे हैं तो एरिया तो वही था हमारे पास, उसी एरिया में रबी सीजन में कुछ फसल लगा रहे हैं, खरीफ सीजन में कुछ फसल लगा रहे हैं। तो कुल मिला के 2 सीजन को मिला के अगर हम लोग देखते हैं, है ना, तो 200% में से देख रहे हैं। तो 200% में से तो 100%, सॉरी 110%, 120% ऐसे हो सकते हैं ना इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंपॉर्टेंट है ये समझना, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के दे देते हैं। ओके, तो जैसे कि इस डायग्राम से समझिए, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब परसेंटेज ऑफ कल्चरबल कमांड एरिया अंडर ए गिवन क्रॉप। अब देखिए, ये मान लीजिए आपका टोटल एरिया है किसी शहर का। इस टोटल एरिया मतलब ये टोटल एरिया, ये जो बाउंड्री के अंदर है, मान लीजिए ये आपका एरिया अंडर दिस बाउंड्री इज ग्रॉस कमांड एरिया। अब इस ग्रॉस कमांड एरिया का मतलब ये एरिया आपको फिजिकली इस पूरे एरिया को इरिगेट कर सकते हो, लेकिन आप एक्चुअली इरिगेट उतने ही एरिया को करोगे ना जितने एरिया में आपने खेती कर रखा है। तो खेती लायक जो एरिया है उसी को इरिगेट करोगे। तो जो एरिया ऐसा है जिसपे आप खेती नहीं कर पाओगे उसको रिमूव करिए। सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को बेसिकली यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कल्चरबल कमांड एरिया, सीसीए। तो जैसे रोड्स हो गया, हटा दो, है ना। अच्छा, ये जो इरिगेट कर पाएगा, कौन इरिगेट कर पाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया से जो कैनाल गया है, जो नहर गया है, उसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि इस कैनाल के पास इतना क्षमता है कि इस कैनाल के अंदर जो पानी है, जो डिस्चार्ज जा रही है, वो फिजिकली इतने पूरे एरिया को इरिगेट करने लायक है। समझ में आ रहा है। अब उतने पूरे एरिया में से जो एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस है आप सब्ट्रैक्ट कर दो, हटा दो, वी आर गेटिंग कल्चरबल कमांड एरिया, सीसीए। अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कल्चरबल कमांड एरिया इरिगेटेड इन ए पर्टिकुलर क्रॉप सीजन, वो हो गया इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। किसी एक सिंगल क्रॉप सीजन में देखेंगे, अगर कंपैरिजन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 0 to 100% तक हो सकती है। अगर मल्टीपल सीजन्स देख दे, अब मल्टीपल सीजन्स को मिलाकर अगर देखें तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन में भी ग्रेटर देन 100% ऑल्सो। तो अगर कोई पूछे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या 100% से अधिक हो सकती है, तो हाँ भैया होती है, हो सकती है, अगर हम एक से अधिक क्रॉप सीजन को मिलाकर देख रहे हैं तो। ओके, तो ये बस छोटा सा पार्ट आज के लिए इतना रहने देता है ना। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कल करेंगे यहाँ पे, जैसे कि ओके आप यहीं पे कर लो छोटा सा न्यूमेरिकल। मान लीजिए ग्रॉस कमांड एरिया आपका 4000 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर मतलब कितना होता है, 1 हेक्टेयर मतलब कितना होता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। याद रखेंगे यूनिट कन्वर्जन। मान लीजिए 4000 हेक्टेयर है आपका, उसमें से कल्चरबल कमांड एरिया 50% ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ राइस मान लीजिए 40%, तो एरिया अंडर राइस कितना होगा, निकाल के बताइए। अच्छा, ये लास्ट एन वाला था क्या, टेक
टेक्निकल, अच्छा सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है तो मुझे सिलेबस यही दिया गया था। ओके ठीक है, वेट करते हैं। तो फिर भी जो कॉमन चीजें हैं, मान लीजिए ये जो आपका ये जो बेसिक पोर्शन है इरिगेशन वाला, ये तो रहना ही रहना है ना, ये तो कॉमन पेपर है, इसलिए सर्वे वगैरह से उन सब चीजों से स्टार्ट नहीं करके इससे स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, 2.5 एकड़ नहीं, हेक्टेयर में बोलिए, हेक्टेयर में आंसर है। देखिए सुनिए, ग्रॉस कमांड एरिया कितना है 4000, कल्चरबल कमांड एरिया कितना है 50%, मतलब 50% ऑफ जीसीए मतलब क्या हो गया, 40,000 का 20,000 हेक्टेयर ना, 20,000 हेक्टेयर। ठीक है, अब इस 20,000 हेक्टेयर में से इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है, मतलब ऑफ राइस, मतलब 40% एरिया में आपने राइस लगा रखा है, तो एरिया अंडर राइस पूछा, तो एरिया अंडर राइस विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 20,000, इतना हेक्टेयर। इस तरीके से, ओके ऐसा। ठीक है, चलिए फिर भी जो मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड सिलेबस है उसमें इरिगेशन वाली पोर्शन जो है ये तो आपके रहनी ही रहनी है, एग्रीकल्चर फार्मिंग वाला जो पोर्शन है वो रहना ही रहना है, प्रोसेसिंग वाला पोर्शन जो वो रहना ही रहना है। तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे इन बेसिक पेपर से स्टार्ट करते हैं। ओके हर्षित भाई, ओके चौहान साहब, ओके तो इन बेसिक पेपर से हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात अब कल मिलता है सेम टाइम पे 5:30 बजे, मैं इस पेपर को डील करूंगा, तो यहां से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। टोटल कल्टीवेबल एरिया कितना है 50/100 इक्वल टू 40,000, सॉरी इंटू 40,000 इक्वल टू 20,000 हेक्टेयर। तो एरिया अंडर राइस 40% था क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो 40/100 इंटू 20,000 इक्वल टू 8,000 हेक्टेयर। तो इस तरीके के ये छोटा सा एक क्वेश्चन है ना ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्लास में यहां से देखेंगे चीजों को। ठीक है, विश यू ऑल हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, थैंक यू वेरी मच।